हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देखेंगे अप्रैल 2024 का। इसके पहले जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर्स पर 3 क्लासेज आ चुकी हैं। जो लोग भी नए हैं वो जाके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर्स की, इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है। आप बीपीओ की अगर तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों की सारी क्लासेज की प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बनी हुई है, आप जाके सारी क्लासेज देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, करंट अफेयर जो यूपी के हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस का, आरओ का, फॉरेस्ट गार्ड का, बीपीओ का, जूनियर असिस्टेंट का, या जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कल ही आपका पेपर हुआ है। दो पेपर हुए थे। एक हुआ है आपका डेंटल हाइजीनिस्ट का, ठीक है। दूसरा पेपर आपका हुआ है ऑडिटर का। यूपी ट्रिपल एससी ने दोनों पेपर लिए हैं। ऑडिटर के एग्जाम में आपके करंट से रिलेटेड दो क्वेश्चन मेरे सामने आए हैं। एक आया है कि यूपी में विधानसभा का कार्यकाल आपका कौन सी वाली विधानसभा चल रही है, 18वीं विधानसभा चल रही है, ठीक है। अध्यक्ष, इसके पहले यूपी ट्रिपल एससी ने एग्जाम लिया था, उसमें विधानसभा अध्यक्ष पूछा गया था, सतीश महाना। वो आपके किसी फरवरी, शायद फरवरी के करंट अफेयर्स में आ चुका था, ठीक है। फिर कल के पेपर में एक क्वेश्चन और आया था जीआई टैग वाला, क्योंकि जीआई टैग का करंट आपके अप्रैल महीने में आने वाला था। ये जो करंट बना हुआ है आज की क्लास में आएगा कि यूपी को टोटल कितने कर जीआई टैग मिल चुके हैं, और यूपी के अंदर वाराणसी में 32 हैं। तो सारी डिटेल में आपको बताया जाएगा आज की क्लास में। तो ये करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। एक एक पॉइंट इसका ध्यान से सुनो, समझो, नोट करो और इसको पढ़ते रहो, ठीक है। पहला क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार का मक्का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा 2022 का जो वर्ष था, मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से इसको मिलेट का वर्ष, ठीक है, मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया था यूएन के द्वारा। अब चूंकि मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से ये सब किया गया था, तो भारत में तो इसका प्रचार प्रसार करना ही था। मिलेट पर काफ़ी वर्क हो रहा, मिलेट से संबंधित केंद्र की कुछ योजनाएं, राज्य की हैं, बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर इंडिया में बात करो तो मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। अब मोटे अनाजों को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है, ये समझो। मोटे अनाज पहले, आज से अगर हम 200 साल पहले चले जाएं, बहुत ज़्यादा खाए जाते थे। 200 क्या, 100 साल पहले चले जाओ, पूरी इंडिया में इनका बहुत ज़्यादा चलन था, बहुत ज़्यादा उगाए जाते थे, खाए जाते थे। क्यों? एक तो प्राकृतिक कारण है, इसके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर पानी, बाढ़ वगैरह भी आ जाए तो ये उसके लिए रेजिस्टेंट हैं, मीन्स उससे भी इनको ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो सूखा या बाढ़ दोनों स्थितियों में इनकी पैदावार पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक। दूसरी चीज, पर्यावरण को, चूंकि पानी वगैरह ज्यादा नहीं लगाना है, तो पर्यावरण का जो दोहन होता है वो ज्यादा नहीं होना है। ज्यादा कीटनाशकों की जरूरत नहीं पड़नी है, ज्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़नी है, ज्यादा पानी की नहीं जानी। तो ये पर्यावरण अनुकूल होते हैं। ये सारी चीजें तो हो गई ये आपकी नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्लस संसाधनों से रिलेटेड। दूसरा, ये बड़े पौष्टिक होते हैं, ग्लूटेन फ्री होते हैं ये। तो पूरी दुनिया में इनका चलन बढ़ रहा है। बीच में इनको इग्नोर कर दिया गया था लास्ट 100 सालों में, कि पश्चिमी सभ्यता से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो ज़्यादा परिष्कृत, ज़्यादा रिफाइंड अनाज की तरफ बढ़ गए थे। अब फिर से पूरी दुनिया मोटे अनाजों की तरफ लौट रही है। तो इंडिया में अलग अलग नीतियां हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना कुछ निकाला है, देखते हैं क्या निकाला। इन्होंने बोला है कि 2027-28 तक मक्का उत्पादन हम कितना करेंगे, 3.2 मिलियन टन से अधिक करेंगे। अभी कितना होता है, 2.12 मिलियन टन, इतना हो रहा है। ये दोनों याद रखना, दोनों डेटा पूछे जा सकते हैं। अब इंडिया में क्या है, धान और गेहूं के बाद मक्का भारत में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल हो गई है, जो कुल खाद्यान्न उत्पादन का 10% है। मक्का की बात हो रही, ये मैंने जो बताया था राजस्थान, टोटल मोटे अनाजों का यहाँ उत्पादन होता है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब भी आ जाते हैं। मक्का उत्पादन के लिए क्या चाहिए, चूंकि एक पेपर हुआ था शायद यूपी पीसीएस का, उसमें पूछा गया था आपका जूट के बारे में। जूट उत्पादन, एक तो भारत की क्या है, वो स्थानिक फसल है कि नहीं है, दूसरी क्या तापमान चाहिए, क्या वर्षा चाहिए। तो इसके लिए तापमान क्या चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। बाकी मोटे अनाजों के लिए मैंने बोल दिया कि 70 सेंटीमीटर भी वर्षा भी होती है तो भी पर्याप्त होती है। शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक, ठीक है। टोटल 3 दे दिए गए। अगर करंट में बात करो तो बिहार सेकंड नंबर पर आ गया मक्का उत्पादन में, ठीक है। अगले उस पर चलते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आईसार्क, ये कहाँ बनाया गया है? वाराणसी में। 2-3 साल पहले ही बना है, वाराणसी में ही बनाया गया। सब्जी का अनुसंधान केंद्र भी वाराणसी में है। तो और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसकी ही एक मीटिंग हुई थी आईसार्क में, और यहाँ पे वाराणसी कहाँ शामिल हो गया, किस चीज में, कि इनकी कोशिश है कि कम मीथेन उत्सर्जन के साथ चावल का विकास किया जाए। चावल के जो धान के खेत होते हैं, अगर आप पॉल्यूटेंट्स वगैरह पढ़ो, तो धान के खेतों से मीथेन निकलती है। मीथेन उत्सर्जन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो जो गड्ढे में कचरा वगैरह भरा रहता है, खुला कचरा रहता है, यहाँ से मीथेन उत्पादन होता है। पशु जो जुगाली करते हैं, उससे भी क्या होता है, मीथेन उत्सर्जन होता है। और धान के खेतों से मीथेन उत्सर्जन होता है। कोयले की खदानों में मीथेन उत्सर्जन होता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो अब ये हो रहा है कि ऐसे चावल की खेती की जाए जिससे कि कम से कम मीथेन उत्सर्जन हो, और इस पर रिसर्च वर्क चल रहा है। इसमें जो आईसार्क केंद्र है वाराणसी शामिल हुआ है। अगला आते हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल की स्थापना 14 जनवरी 2000 को की गई थी। ये आपको स्टैटिक तथ्य दे दिया गया। कोशिश की जाती है कोई भी करंट से रिलेटेड टॉपिक आए को तो आपके पास दोनों जानकारियां हो, स्टैटिक भी हो और करंट में जो चल रहा है वो भी हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश की अधिकतम ऊर्जा मांग वर्ष 2024 में 31,000 मेगावाट पहुंच गई थी, और पूरे देश में सर्वाधिक थी। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ऊर्जा मांग किसी भी राज्य की या देश की विकास की रफ्तार को दर्शाता है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा मांग होगी उतना ज़्यादा उत्पादन वहाँ पे चल रहा होगा, उतनी ज़्यादा गतिविधियाँ चल रही होंगी। ये इस चीज़ को दर्शाता है, ठीक है। और इस मांग को 2028 तक कितना पहुंच जाने की संभावना है? 53,000 मेगावाट तक। बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 वर्षों में, अभी तक स्वतंत्रता से अभी तक 31,000 मेगावाट आई है, और 4 वर्षों में इसमें कितना, 22,000 मेगावाट का एडिशन होने की संभावना है। ये दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो विकास की रफ्तार है कितनी गति से बढ़ रही है और आगे कितनी गति से बढ़ेगी। राज्य ने अगले 5 वर्षों में कितना, 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। जो सौर ऊर्जा नीति है उत्तर प्रदेश की, उसमें अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है यूपी में। अगले उस पर चलते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा वर्क करना है, आपको देखना है देश का, पूरे देश में ऊर्जा उत्पादन में टॉप 3 राज्य आपको बताने हैं। एक तो नॉर्मल ओवरऑल बताने, दूसरे बताने नवीकरणीय ऊर्जा से टॉप 3 कौन से हैं। 2 चीज़ों पे आपको वर्क करना है, जो हाल के 2-3 पेपर हुए हैं यूपी SSC द्वारा, जिसमें क्वेश्चन आ रहे हैं उनके आधार पे बता रहे हैं। एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आपका कि जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होती हैं, जो अमूर्त मतलब कला, जिसे आप छू नहीं सकते, अमूर्त है। जैसे रामलीला, कल के पेपर में रामलीला के बारे में शायद पूछा गया था। कुंभ भी है इसमें शामिल। उसके पहले आपको पता हो गरबा शामिल किया गया है, लेटेस्ट है ना। उसके पहले काली पूजा जो कलकत्ता की होती थी। ऐसे करके टोटल 15 हैं। तो आप लोग खास तौर से यूपी की जितनी है, किस सन में इसको मिला है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का, ये ध्यान रख लेना, नोट डाउन कर लेना। 15 का ही नोट डाउन कर लेना, मुख्य फोकस यूपी पे रख लेना, और लास्ट की 6-7 को कब मिला है उस पर रख लेना। दूसरा पूछते हैं विश्व विरासत स्थल जो यूपी के हैं। तो यूपी के विश्व विरासत स्थलों पर भी आपको वर्क करना है। ये देख लेना है आपको, 43 के लगभग हो चुके हैं ये। तो आपको देखना यूपी के जो शामिल किए गए हैं सबका कौन सा किस सन में शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल, और लास्ट के 6-7 पूरे ओवरऑल इंडिया के देख लेना। ठीक, यहां से एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं आ ही रहा है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपका, यूपी की जो विधानसभा है, तो कौन से नंबर की विधानसभा है, विधानसभा अध्यक्ष कौन से हैं, कितने सांसद चुन के आए हैं, कितने महिला सांसद हैं, ये सारा डेटा आप लोगों के पास होना चाहिए। इसको बना लेना। बाकी करंट के साथ आगे आने वाले समय में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन पॉइंट इसलिए हाईलाइटेड कर दिए जाते हैं कि आप इस पर वर्क करो। अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों का लाइसेंस रद्द किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था। उन्होंने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों को असंवैधानिक करार दे दिया था। जब हाईकोर्ट ने कुछ किया तो सरकार को उस पर अमल करना है, तो सरकार ने सबका लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
हाई कोर्ट ने क्यों दिया गया था इसको? इसको बोला गया था कि ये जो है ना धर्मनिरपेक्ष शिक्षा नहीं दे रहा, धार्मिक शिक्षा दे रहा है, तो जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है उसका उल्लंघन हो रहा है। दूसरा आर्टिकल 14 समानता का सिद्धांत का भी उल्लंघन हो रहा है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से संवैधानिक करार दे दिया गया, तो फिर से वो जो मामला था ज्यों का त्यों हो गया। वर्तमान में बस आपको ये अधिनियम जरूर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ? 2004 में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 25,000 से अधिक मदरसे हैं, जिसमें से 16,500 से ज़्यादा मदरसे क्या है? मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त। अब इन पर देखो बवाल क्यों कटता है। मदरसे में जो शिक्षा दी जाती है वो दीन वाली शिक्षा, मतलब धार्मिक शिक्षा दी जाती है अधिकतर। व्यवसायिक टेक्निकल शिक्षा, मैथ साइंस वगैरह के सब्जेक्ट होते ही नहीं है, नॉमिनल होते हैं या मिनिमल होते हैं या बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं लोग। तो फिर उन बच्चों का विकास रुक जाएगा ना, अगर उनको केवल आप धार्मिक शिक्षा दे दोगे तो वो आगे की क्लासेज में अच्छा कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? तो ये एक शिकायत रहती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने मदरसों पर लगी हुई रोक हटा दी। आगे चलते हैं। मंगल पांडे का नाम सबने सुना होगा। इनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी, तो इनके बारे में स्टैटिक जानकारी होनी चाहिए आपको। इनका जन्म 19 जुलाई 1827 को फैजाबाद के पास एक कस्बे में हुआ था। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन सी इन्फेंट्री, ये ध्यान रखना, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में इन्हें फांसी दे दी गई थी। आप लोगों को पता होगा कि ये योजना बनी थी एक्चुअली मई लास्ट में, और जून में एक्चुअली अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होना था, लेकिन मंगल पांडे वाला यहाँ केस हो गया। जो ब्राउन बोस राइफल थी, उसकी जगह एनफील्ड राइफल शामिल की गई। उसमें जो शुगर के, ऐसा अफवाह उड़ी थी और सत्य भी था कि जो कारतूस होते थे उनको लगाने से पहले, लोड करने से पहले मुंह से उसको निकालना पड़ता था, उनका बाहर का कवर, और उसमें जो कवर था वो, ये उड़ी थी खबर उस टाइम पे कि ये सुअर की चर्बी से और गाय की चर्बी से बनी हुई है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अपवित्र चीज हो गई थी। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने मना किया कि हम नहीं निकालेंगे। तो अंग्रेज अधिकारियों ने दबाव बनाया, तो इन्होंने उनको गोली से वहीं उड़ाने की कोशिश की। फिर इनको तुरंत 7-8 दिन के अंदर केस चला के फांसी दे दी गई थी। तो ये मंगल पांडे के बारे में, इसलिए ये जो विद्रोह बाद में होने वाला था ये थोड़ा सा पहले हो गया। यहां से हुआ, फिर 10 मई को मेरठ छावनी से विद्रोह शुरू हो गया था। आगे चलते हैं। चूंकि परीक्षाओं का ट्रेंड रहा है कि उसमें अगर कोई स्टैटिक पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हाल में चर्चा में रहे। टोंस नदी चर्चा में थी क्योंकि 2 युवकों की डूबकर मौत हो गई थी इस टाइम पे। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है टोंस नदी। इसका उद्गम उत्तराखंड के बंदरपूंछ पर्वत से 6315 मीटर की ऊंचाई पर होता है। सेकंड हाईएस्ट उद्गम स्थल है। सबसे बड़ा हाईएस्ट उद्गम स्थल यमुना का है और ये उसकी सहायक नदी है। पब्बर तथा आसन नदियां टोंस की सहायक नदियां हैं। देखो यमुना इसलिए मैंने लिख भी दिया कि यमुना नदी का उद्गम भी बंदरपूंछ शिखर से कितना है? 6387 मीटर की हाइट से, और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उद्गम स्थल है भारत का। और ये क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां प्रमुख नदियां हैं। आगे चलते। भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन IMF, इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने क्या किया? वाराणसी के हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने और समर्थन करने के लिए 13 और 14 अप्रैल को 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का नाम क्या था? धरोहर काशी की। आपको पता है कि बनारस में ही अधिकतर जो बुनकर है या बुनकरों का उद्योग है वो बनारस से लेके लखनऊ तक पूरा फैला हुआ, और बुनकर जितने भी अधिकतर जैसे उद्योग में शामिल हैं अधिकांश लोग अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, तो उनके लिए धरोहर काशी की उत्सव मनाया गया। तो तारीख याद रखना और स्थान और क्या नाम था। विश्व होम्योपैथी दिवस, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आजकल ये वाली जो गवर्नमेंट है आयुष को बहुत ज़्यादा महत्व दे रही है। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित गोमती नगर में होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कब हुआ था? विश्व होम्योपैथी दिवस पर।
10 अप्रैल को ये मनाया गया। और होम्योपैथी का जनक किसे माना जाता है? सैमुअल हैनीमैन को। ये चली तो आ रही थी बहुत टाइम से परंपरा, प्राचीन कालीन परंपरा है, लेकिन जब किसी परंपरा को आप वैज्ञानिक रूप दे देते हो, जैसे हम बोलते हैं जीरो का आविष्कार हमने किया, गुरुत्वाकर्षण हमने पता लगा लिया था, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, बट इसको लिखित रूप नहीं दिया ना, इसको प्रूव नहीं किया कहीं से, लोगों के सामने नहीं रखा, तो उनका माना जाता है जो सबसे पहले लिखित में दें इसको। तो सैमुअल हैनीमैन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने होम्योपैथी को वैज्ञानिक तरीके से इसको प्रूव किया था। उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन आपका कल के ही पेपर में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को, उसमें थे ऑप्शन ए, कुछ स्टूडेंट 69 लगा के आए थे, लेकिन 6 को और मिल गया तो अभी 75 हो गए थे। और ये ध्यान रखना, आप लोगों का ये काम नहीं है कि आप लोग सोचो कि पेपर आज बन गया होगा 1 महीने पहले या 2 महीने पहले, तब के हिसाब से ये मानेंगे। जब आपका जिस दिन पेपर हुआ उस दिन तक जो घटना घटित हुई वो सही मानी जाएगी। हो सकता है कि पहली आंसर की में 69 दे दें, लेकिन बाद में उन्हें करेक्ट करना ही पड़ेगा। तो आपका क्या है, अब तक कुल 75 भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिल चुके थे यूपी को, अभी भी 75 ही हैं, जो कि भारत में सर्वाधिक हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, 58 भौगोलिक संकेतक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भौगोलिक संकेतक वाला जिला 32 है, केवल वाराणसी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। काशी की प्रसिद्ध तिरंगा बर्फी, जो तिरंगा ट्राई कलर में बनी होती है, इसको भी जीआई टैग मिला है। बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, इसे भी मिला है। लखीमपुर खीरी थारू कढ़ाई, इसे मिला है। बरेली बेत को मिला है। बांस शिल्प को मिला है, बरेली का ही है बेत और बांस शिल्प। बरेली जरदोजी शिल्प को, पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल को भी, मतलब ये टोटल जो 6 को मिला है ना, वो यहाँ पर बता दिए गए जो सबसे लेटेस्ट है। भौगोलिक संकेतक एक ऐसा नाम या चिन्ह है, अब ये है क्या, जीआई टैग मिलते क्यों हैं? तो देखो, डब्ल्यूटीओ जब आया तो उसने क्या किया, पेटेंट वगैरह पर, इसके बाद आपका पेटेंट के बाद क्या हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इसके बाद इंडस्ट्रियल सीक्रेट हो गया, है ना, एग्री मार्क हो गया, एग्रो मार्क। इन सब चीज़ों के लिए कुछ नियम बने थे, क्योंकि सारे पश्चिमी देश हैं, ये पश्चिमी देश क्या कर रहे हैं कि अधिकतर रिसर्च यही हो रहा है, कोई नई चीज़ यही बना रहे हैं, तो इनका ये कहना है कि जब हम रिसर्च पर इतना पैसा खर्च करते हैं तो जब वो कोई चीज़ बन के आ जाती है सब उसको कॉपी कर लेते हैं। तो आप चाहो तो कॉपी करो, लेकिन परमिशन लेके करनी पड़ेगी, और उसका जो रॉयल्टी है उसी व्यक्ति को जाएगा जिसने रिसर्च करके नई चीज़ खोजी। पहले इंडिया में क्या था, प्रोसेस का पेटेंट होता था, लेकिन अब प्रोडक्ट का होने लगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ में जब से इंडिया शामिल हुआ, इंडिया को इन्होंने मजबूर किया, इंडिया ने भी अपने यहाँ कानून पारित किया। तो अब जीआई टैग रजिस्ट्री जो इंडियन ही है, यहाँ से जीआई टैग मिलते हैं, किसके तहत, ट्रिप्स के तहत, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स करके एक समझौता है, ठीक है। भौगोलिक संकेतक ऐसा चिन्ह नाम है जिसका प्रयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। जो भौगोलिक संकेतक होते हैं वो 10 वर्षों के लिए ही होते हैं। वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किए जाते हैं। और ये क्यों, यह भौगोलिक संकेतक बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं पर डब्ल्यूटीओ संरक्षण समझौते द्वारा विनियमित एवं निर्देशित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो सारी इकोनॉमिक्स के पोर्शन है। अगर इकोनॉमिक्स की क्लास इसी चैनल पे पढ़ी हुई आप जाके देखो, बहुत आसान हो जाएगा। कल का मैं पेपर देख रहा था आपका ऑडिटर का, तो इसमें 65 मार्क्स का वो पोर्शन आया था जो आपका इसी ऑडिटर के क्षेत्र से रिलेटेड था। जैसे किसी कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, जीएसटी वगैरह से रिलेटेड थे क्वेश्चन, लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कहीं उनका कोई अधिनियम होगा उससे रिलेटेड। जब मैं देख रहा था तो इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन तो वो थे जो इकोनॉमिक्स जिसने थोड़ी सी नॉर्मली पढ़ी होगी उसका हो जाएगा। बाकी अगर इन लोगों के लिए थोड़ा सा भी कोर्स अगर ये 65 मार्क्स का करा दिया जाता तो इनमें और बाकियों में इतना अंतर आ जाता, कम से कम 20 मार्क्स का। कल जब मैं पेपर देख रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर 15 क्लासेज भी ऑडिटर वालों को दे दी जाती तो बहुत ज़्यादा अंतर होता, जो यहाँ से पढ़ रहे होते हो जो नहीं पढ़ रहे होते। लेकिन हमारे पास भी लिमिटेड टाइम होता है तो हम ज़्यादा कोर्स नहीं चला सकते। जो कोर्स चल रहे होते हैं तो हमें भी लगता है कि एटलीस्ट इन कोर्सों को ऐसा बना दिया जाए, ऐसा लास्ट तक करा दिया जाए लोगों को प्रैक्टिस, कि इसमें जितने स्टूडेंट हैं वो ऑलमोस्ट सारे सिलेक्ट हों हमारे स्टूडेंट।
आगे आ जाते हैं, अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना। सूर्य तिलक कहीं से आ जाएगा तो ये पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, क्या है। तो भगवान रामलला की अभी जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जो मूर्ति थी, उसमें उनके माथे पर 6 मिनट के लिए सूर्य की रोशनी जाएगी, वो तिलक के रूप में रहेगी वो, ये था। अब ये कैसे ऊपर से आएगी, फिर वैज्ञानिक द्वारा जो शीशे वगैरह लगे रहेंगे उससे ये परावर्तित होकर सीधा भगवान राम के माथे पर दोपहर में 12 बजे चमकेगी। ऐसा एक पूरा सिस्टम बनाया गया, यही है। इसके अंतर्गत चैत्र मास में श्री रामनवमी के अवसर पर दोपहर में 12 बजे श्री रामलला के माथे पर सूर्य की रोशनी लाई गई। एक वैज्ञानिक प्रणाली के अंतर्गत 6 मिनट तक मूर्ति पर पर्याप्त रोशनी डाली गई, हर साल डाली जाए। तो इतना क्वेश्चन बन सकता है। बाकी इसमें शामिल बहुत सारे हैं, रुड़की के संस्थान शामिल हैं, जो अहमदाबाद की भौतिक लैब है वो भी शामिल है इसमें, है ना। कुछ आपके जो बिल्डिंग से संबंधित होती हैं संस्थान वो भी शामिल है। सब अपना कार्य करके फाइनली इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है यहाँ पे कि वो जो रोशनी है एग्जैक्ट 12 बजे से लेके 6 मिनट तक रहे, और इस दिन रहे रामनवमी के अवसर। सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट यूपी में बनी है, कानपुर में बनी है। डीआरडीओ के रक्षा सामग्री तथा भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान कानपुर, यहाँ पे आईआईटी कानपुर नहीं है, कंफ्यूज मत होना, डीआरडीओ की ही ये लैब है। इसने देश में सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट को सफलतापूर्वक विकसित किया है। ना सिर्फ विकसित किया, इसका परीक्षण भी हो चुका है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट का टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी जो हमारी चंडीगढ़ में है, इसमें सफलतापूर्वक परीक्षण भी हो चुका है। तो जब परीक्षण हो चुका, एक दो टेस्ट और होंगे, अगर सब कुछ पास हो गया तो ये सेना को दे दी जाएगी, जो सैनिक है उनको। क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती है, इसका भी क्वेश्चन आया था किससे बनता है, तो केवलर, केवलर करके एक मटेरियल होता है, उससे ये सारी चीज़ें बनती है ना। साइंस की जब क्लासेज आएंगी आपकी ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आ जाएंगी। साइंस की क्लासेज करंट अफेयर्स सारे खत्म होने के बाद आएंगी। बस 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार किसे मिला है। अच्छा, ये पेड बैच की जानकारी है, जिसे भी चाहिए बीपीओ पेड बैच, बीपीओ का भी चल रहा है, जूनियर असिस्टेंट का चल रहा है, फॉरेस्ट गार्ड का चल रहा है, और आरओ का 4 बैच चल रहे हैं। आप जीएस रेवोल्यूशन सर्च करो, प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, ऐप के अंदर स्टोर में जाओगे सारे बैच मिल जाएंगे। इस बैच में ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी बीपीओ में, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही वो भी मिल जाएंगी आपको। फीस 299 है, डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्ट पेमेंट करके नेम ये चेक कर लेना और स्क्रीनशॉट भेज देना है आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे थे कि पीडीएफ इसकी जो करंट की है वो कहाँ मिलेगी, प्लस जो आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस चल रहे हैं यूपी स्पेशल पर, ये सारी पीडीएफ आप लोगों की टेलीग्राम पेड ग्रुप में दे दी गई है, ऐप पर भी आपके बैचेज में अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। कोई भी क्लास आती है उसके 24 घंटे के बाद पीडीएफ दे दी जाती है। जल जीवन मिशन में जिलों की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन है, हर घर को नल से जल देना है, तो जो जिला जितना अच्छा परफॉर्म करे वो रैंकिंग जारी की गई है। यूपी के 7 जिले शामिल हैं, ध्यान रखना 7 नहीं है 7 है टॉप 10 में। नीलगिरी तमिलनाडु पहले पर है, महोबा उत्तर प्रदेश सेकंड पर है, फिर कुडलूर ये जिला जो है यहाँ में होके आया, कुडलूर जो जिला है तमिलनाडु का, ठीक है। तो यहाँ ये थर्ड पर है, फिर मेरठ उत्तर प्रदेश और ललितपुर उत्तर प्रदेश चौथे और पांचवें पर है। टॉप 5 दे दिए, टॉप 10 में 7 है। अगले उस पे आते हैं। 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कोंच नामक एक जगह है, 8 करके एक जगह है, अगर कोई उस क्षेत्र का हो, यहाँ से कोंच के लिए एक ट्रेन चलती है, 8 इसलिए जंक्शन कहलाता है, और ये 22 से 25 किलोमीटर की दूरी पर ट्रेन चलती है, ठीक है, इसी बीच में ये चलती है। तो कोंच में इन्होंने क्या किया, कायर शोरूम की आधारशिला रखी, जो सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री हैं उन्होंने। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में तुलसी जलप्रपात, इसको सबरी जलप्रपात भी बोलते हैं। इस पर धनुष बाण आकार का उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का पहला धनुष बाण आकार का ग्लास स्काईवॉक का निर्माण कहाँ पे हुआ है, तो चित्रकूट में तुलसी जलप्रपात पर। इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, सबरी जलप्रपात।
और उत्तर प्रदेश में वार्षिक पर्यटन आगमन संख्या वर्ष 2028 तक लक्ष्य रखा गया है कि 85 करोड़ यानी कि 850 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। ये भी पूछा जा सकता है। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहली राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल अंडर 17 प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको पता है कल के उसमें भी आया था, मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया यूपी का? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, कल के पेपर में क्वेश्चन में आया था। और ये आपका पुराना करंट है, कहीं ना कहीं कराया गया होगा इसी चैनल पर। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बरेली नगर निगम द्वारा माई बूथ ऐप लॉन्च किया गया था। बरेली नगर निगम ने लॉन्च किया था, नाम क्या था? माई बूथ। इससे क्या होता था कि बूथ पर जो लाइन कतारें लगती है ना, तो ये लेटेस्ट एकदम लाइव जानकारी दे रही थी, इतनी लंबी कतार है, कम हो गई, जिससे कि लोग उसी समय पर घर से निकलें, उससे कतार में ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। तो इस ऐप के माध्यम से मतदान केंद्रों के बारे में मतदाताओं को कतार में इंतजार के समय की जानकारी प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार अब कक्षा 1 में प्रवेश करने के लिए छात्र या छात्रा की आयु कितनी होनी चाहिए? 6 वर्ष। नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन का नाम सुना होगा, 2020 में आई थी ये नई शिक्षा नीति। उसके पहले 86 वाली लागू थी, 1986 वाली। फिर अभी 2020 वाली नई शिक्षा नीति लागू होगी। इसी के आधार पे पूरे देश भर में चेंजेज हो रहे हैं। तो अब क्या कर दिया गया, 3 से 5 वर्ष की आयु तक आपका प्री, मतलब कक्षा 1 में प्रवेश करने से पहले की कक्षाओं पे LKG UKG में आप और आंगनबाड़ी केंद्रों में आपको सिखाया जाएगा सब चीज। कक्षा 1 में प्रवेश करने के लिए कम से कम आयु आपकी 6 वर्ष होनी चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है। प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर। यहाँ के वैज्ञानिकों ने दष्टी नामक प्रोटीन से भरपूर उड़द की दाल, कौन सी दाल है ये? उड़द। नाम क्या है? दष्टी। कहाँ के वैज्ञानिक हैं? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। तो इन्होंने एक नई प्रजाति विकसित की है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर आपकी ये क्लास खत्म हो गई है। अप्रैल महीने का करंट खत्म हो गया, नेक्स्ट डे आपका मई का भी आ जाएगा। ऐसे ही करके हम लास्ट में दिसंबर तक का करंट कवर कर देंगे यूपी का पूरा। ये करंट आप लोग पढ़ते रहोगे तो ऑलमोस्ट आपका यूपी का तो सारा करंट यहाँ पर आ ही जाएगा। स्टैटिक पोर्शन भी जो करंट से रिलेटेड है उसकी भी ठीक ठाक जानकारी आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, GS रेवोल्यूशन ऐप पर चले जाओ, वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और फॉरेस्ट गार्ड के बैच की जानकारी ये है। बाकी आप लोग जो लोग भी पढ़ रहे हैं, आपके टच में जो भी हैं आपके फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर यूपी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, GS रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके साथ ये जानकारी जरूर शेयर करो, चैनल को शेयर करो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।